गाइस सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक मिनट सॉरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर पे आज हम क्या पढ़ेंगे। कंजस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर्स में सबसे पहले तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या होता है। तो क्लिनिकल फीचर्स में पाल्पिटेशन होता है, डायफोराइसिस होता है, डिस्निया होता है, नॉक्टर्नल कफ होगा, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल कफ होगा और प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया मिलेगा, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया मिलेगा और पिंक फॉर दी स्पूटम मिलेगा। ठीक है, पिंक फॉर दी स्पूटम मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या क्या मिला इसमें पाल्पिटेशन हो रहा है, डायफोरासिस हो रहा है, डिस्निया हो रहा है और डिस्निया ऑन एक्सर्शन, नॉक्टर्नल कफ, पीएनडी हो रहा है और पिंक फ्लॉरी डिस्चार्ज हो रहा है। एग्जामिनेशन में तुम देखोगे ना तो इसमें क्या मिलेगा, टैकीकार्डिया मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें मैक्सिमम हार्ट रेट जो होता है ना, अगर उनको पता करना हो कि नॉर्मल बॉडी में कितना मैक्सिमम हार्ट रेट होना चाहिए तो मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने का फॉर्मूला होता है 200 माइनस एज कर दो तो वो मैक्सिमम हार्ट रेट हो जाएगा उस टाइम का। अब ये जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है ये दो तरह से हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर का फेलियर होगा तो उसमें क्या होगा, इसमें डिक्रीज हो जाएगा, क्या डिक्रीज हो जाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण ओलिगेमिया हो जाएगा। ठीक है, ओलिगेमिया हो जाएगा और क्या होगा, और इसमें तुमको इसमें S3 प्रेजेंट होगा, S3 प्रेजेंट होगा, उसके कारण क्या होगा, वेंट्रिकुलर गैलप मिलेगा। ठीक है, बाइलेटरल फाइन क्रेपिटेशन मिलता है, इसमें फाइन क्रेपिटेशंस मिलते हैं और रिड्यूस्ड हो जाती है क्या, एयर एंट्री जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में रिड्यूस एयर एंट्री होती है बायलैटरली। और यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर में क्या होगा, तो राइट साइड का होगा, राइट साइड में अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा तो जेबीबी राइज करेगा ना, तो जेबीबी राइज हो जाएगा। फिर तुम उसमें देखोगे तो उसमें क्या मिलेगा, कुस्मॉल तुम देखोगे तो कुस्मॉल जो होगा साइन वो मिलेगा। कुस्मॉल साइन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जेबीपी जो होता है ना वो फॉल करता है विथ इंस्पिरेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, बट कुस्मॉल पॉजिटिव में क्या होगा कि ये जेबीपी जो होगा वो राइज करेगा विथ इंस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे टेंडर हिपैटोमेगाली मिलेगा, बायलैटरल पीडल एडमा मिल सकता है, बायलैटरल पीडल एडमा मिलेगा, क्रॉनिक सीसीएफ में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर इन इज फ्रेमिंगम क्राइटेरिया। ठीक है, फ्रेमिंगम क्राइटेरिया में मेजर क्राइटेरियाज होते हैं और कुछ माइनर क्राइटेरियाज होते हैं। तो पहले तो माइनर क्राइटेरियाज में क्या क्या होता है, तो माइनर जो फ्रेमिंगम क्राइटेरिया होता है ना, फ्रेमिंगम क्राइटेरिया फॉर CHF, उसमें डिस्निया होगा, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, नॉक्टर्नल कफ, जो मैंने ऊपर के सिम्टम्स बताए थे, टैकीकार्डिया, प्लूरल इफ्यूजन, टेंडर हिपैटोमेगाली, पिटिंग एडमा और ओलिग्यूरिया, ये सब मिलेगा। ठीक है, मेजर क्राइटेरिया जो होता है वो बाकी सारे मेजर क्राइटेरिया होते हैं। और डायग्नोसिस के लिए हमको क्या करना होता है, तो वो डायग्नोसिस 2 मेजर क्राइटेरिया लेते हैं या फिर 1+2 मेजर क्राइटेरिया। ठीक है, और अभी जो हम लोग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पढ़े थे उसमें क्या था, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी यही था कि 2 मेजर क्राइटेरिया, 1 मेजर, 3 माइनर क्राइटेरिया या 5 माइनर क्राइटेरिया। ठीक है, ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 मेजर क्राइटेरिया ले लो या फिर 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया ले लो। ठीक है, अब ये जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है ना वो स्टेज क्या क्या होता है उसमें, तो स्टेज ऑफ जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है, स्टेजेस ऑफ CHF, उसमें पहला स्टेज क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेज जो होता है उसमें कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ है, नो स्ट्रक्चरल डैमेज। ठीक है, कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ है। दूसरे में क्या होगा, स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाएगा बट कोई सिम्टम्स नहीं है,
ठीक है, नो सिम्टम्स। ठीक, सी में क्या क्या होता है, तो सी में होता है तुम्हारा स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया प्लस सिम्टम्स भी मिलेगा। ठीक है, और डी में क्या होता है, तो रिफ्रैक्टरी फेलियर हो जाता है, रिफ्रैक्टरी फेलियर हो जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद वर्कअप में क्या करते हैं, तो वर्कअप में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्कअप में तुम देखोगे तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है BNP। BNP जो होता है वो उसमें क्या देखते हैं, तो BNP जो होता है वो रेज्ड होता है। ठीक है, मेनली ये क्या हो जाता है, अगर ये मोर देन 100 पिकोग्राम पर ml हो जाए तो फिर ये हम बता देते हैं डिफ्रेंशिएट फ्रॉम नॉन कार्डियोजेनिक कॉज ऑफ ब्रेथलेसनेस। ठीक है, तो ये रिलीज फ्रॉम वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से रिलीज होता है BNP, और ये एज अ मार्कर हम यूज़ करते हैं। अर्लीस्ट रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग तुम देखोगे ना, तो उसमें क्या होता है, प्रोमिनेंट अपर लोब के जो वेन्स होते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स मॉस्टिक साइन। तो इसमें साइन हमें रेडियोलॉजी में तुम देखोगे, रेडियोलॉजी में तुम देखोगे तो वही है कि तुम्हारा प्रोमिनेंट हो जाएगा अपर लोब का वेन। अपर लोब वेन्स जो होते हैं वो वेन्स जो होते हैं वो प्रोमिनेंट हो गए, तो प्रोमिनेंट हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स मॉस्टिक साइन। ठीक है, तो रिवर्स मॉस्टिक साइन मिलता है। और क्या मिलता है, जो CT रेशियो होता है वो मोर देन 0.5 हो जाता है। और क्या मिलता है, बैटविंग पल्मोनरी एडमा मिलेगा। ठीक है, पल्मोनरी एडमा। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड अकुमुलेट हो रहा है, कॉस्टोफ्रेनिक ब्लंटिंग हो जाती है, और कर्ली बी लाइन मिलता है। ठीक है, कर्ली बी लाइन होता है और कर्ली ए लाइन होता है। तो कर्ली बी लाइन जो होता है ना, परपेंडिकुलर टू प्लूरल सरफेस से होता है, प्लूरल सरफेस के परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये होता क्यों है, तो ड्यू टू थिकनिंग ऑफ इंटरलोबर सेप्टा। जो इंटरलोबर सेप्टा होते हैं ना, जो इंटरलोबर सेप्टा होते हैं उनके थिकनिंग के कारण ये होता है। ठीक है, इंटरलोबर सेप्टा की थिकनिंग के कारण होता है। इकोकार्डियोग्राफी तुम देखोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें हम इजेक्शन फ्रैक्शन निकालते हैं ना, तो सिस्टोलिक माल फंक्शन होगा तो उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन जो होगा डिक्रीज हो जाएगा, और डायस्टोलिक माल फंक्शन होगा तो उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है वो नॉर्मल रहता है। तो ये हो गया। हाइपरटेंशन वाला पेशेंट जो होता है उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके पूलिंग ऑफ ब्लड होगा कहाँ पे, लंग्स में। ठीक है, कार्डिक MRI करोगे तो उसमें सब टाइप कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, उसके बॉर्ग स्केल होता है, बॉर्ग स्केल जो होता है वो बताता है फंक्शनल असेसमेंट ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, उसके ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर जो होता है विथ इजेक्शन फ्रैक्शन अगर है तो उसके ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। तो दो तरह का हार्ट फेलियर होता है ना, प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, डिक्रीज इजेक्शन फ्रैक्शन। तो अगर किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो मोर देन 40% अभी तक है तो ये जो होगा वो प्रिजर्व में आएगा, प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट फेलियर। तो उसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट के लिए करेंगे, तो उसके लिए हम लोग अगर प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन है तो उसमें तो पहले तो उसका कॉज देख लो कि कॉज उसमें क्या क्या होता होगा। तो पहला तो ये हो सकता है कि पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हो गया है, हाइपरट्रॉफी हो गया है पैथोलॉजिकल। ठीक है, तो उसमें तुम्हारा प्राइमरी हाइपरट्रॉफी हो सकता है, सेकेंडरी हाइपरट्रॉफी हो सकता है। सेकेंडरी हाइपरट्रॉफी हाइपरटेंशन के कारण हो जाएगा, प्राइमरी हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी के कारण हो जाएगा, एजिंग हो सकता है। ठीक है, एंडोमायोकार्डियल डिसऑर्डर हो सकता है, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, और फाइब्रोसिस हो सकता है। तो ये सारे जो होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन होता है। जबकि तुम्हारा अगर डिक्रीज इजेक्शन फ्रैक्शन बोला जाए, मतलब हार्ट जो है वो अच्छे से पंप नहीं कर रही है, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, जिसमें MI होता है और मायोकार्डियल इस्कीमिया इन्फेक्शन होता है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या है, अपने को ऑक्सीजन डिमांड जितना चाहिए ब्लड नहीं मिल रहा है, तो उसके कारण इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट जो होगा प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। या फिर क्रॉनिक प्रेशर ओवरलोड है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव वॉल्वुलर डिजीज़ है, तो उसमें भी नहीं जाएगा। स्नोसिस वगैरह हो चुका है वॉल्व का, तो उसमें भी नहीं जाएगा। क्रॉनिक वॉल्यूम ओवरलोड है, ओवरलोड कैसे हो सकता है वॉल्यूम का, जिससे रिगर्जिटेशन वगैरह है, तो रिगर्जिटेशन वगैरह में क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके क्रॉनिक लंग डिजीज़ अगर है तो क्रॉनिक लंग डिजीज़ में तुम्हारा कोर पल्मोनेल हो गया। ठीक है, पल्मोनरी वेस्कुलर हाइपरटेंशन वगैरह ये सब हो गया। फिर और क्या हो सकता है, तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गया, टॉक्सिन्स वगैरह हो गया, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, छगास डिजीज़ हो गया, और तुम्हारा ब्रैकीअरिथमिया और ट्रैकीअरिथमिया जो होता है ये, इन सब में क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो अगर तुम्हारा ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अगर रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है, रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है, तो उसमें हम लोग ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, LMNOP। ठीक है, तो LMNOP करते हैं।
MOAN था वो अलग चीज़ था। LMNOP में क्या होगा, ये लैसिक्स होगा, मॉर्फिन होगा, नाइट्रोग्लिसरीन होगा, ऑक्सीजन होगा और पोजीशनिंग करते हैं, ठीक है। तो LMNOP करते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नेस्टराइड भी देते हैं। नेस्टराइड जो होता है वो BNP एनालॉग होता है, तो वो भी देते हैं इसमें। ट्रीटमेंट ऑफ अगर अक्यूट डिकम्पनसेशन करना है, कार्डियोजेनिक शॉक में चला गया, तो उसके लिए अगर हमको कार्डियोजेनिक शॉक में अगर पेशेंट चला गया तो उसके लिए हम लोग आइनोट्रॉप्स देते हैं ना। आइनोट्रॉप्स में क्या क्या दे सकते हो, डोब्यूटामिन दे सकते हो, मिलेरिनॉन दे सकते हो और लीवोसिमेंडन दे सकते हो। लीवोसिमेंडन नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है वो रिजनेबल होता है एज द फर्स्ट लाइन वैसोप्रेशर बेस्ड ऑन द रैंडमाइज्ड ट्रायल ऑफ डोपामिन, ठीक है। वैसोप्रेशर में और क्या क्या दे सकते हो, तो नोराइड दे सकते हो, डोपामिन दे सकते हो, डोब्यूटामिन दे सकते हो। मिलेरिनॉन जो होता है वो आइनोडायलेटर होता है। तो इसमें क्या पढ़ रहे थे हम लोग, वैसोप्रेशर देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद अगर समरी ऑफ मैनेजमेंट करना है तुम्हारा किसका, अगर रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है तो उसमें LMNOP करेंगे, ठीक है। अक्यूट पल्मोनरी एडमा है तो उसमें भी क्या हो जाता है, रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर कार्डियोजेनिक पेशेंट है, अगर कार्डियोजेनिक शॉक में चला गया तो उसमें क्या करेंगे, उसमें नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, डोब्यूटामिन ये सब देंगे, ठीक है, ताकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो हार्ट की बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद आता है अगर फॉलोअप करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसमें हम फॉलोअप हम आर्नी यूज़ कर सकते हैं, आर्नी यूज़ कर सकते हैं, नेप्रिलाइजिन इनिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है, या फिर AC इनिबिटर, बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्पैरेनोलैक्टोन और एपिलेरेनॉन यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे फॉलोअप के लिए, ठीक है। इसके बाद इवाब्रेनिन करके भी एक नया ड्रग आया था जो कि इनिबिट करता है फनी करंट को, ठीक है। इट रिड्यूसेस हॉस्पिटलाइजेशन एंड द कंबाइंड एंड पॉइंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डेथ, ठीक है। फिर कार्डियक रीसिंक्रोनाइज थेरेपी होती है। कार्डियक रीसिंक्रोनाइज थेरेपी बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम इन नॉर्मल पर्सन वाइल इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर ड्यू टू कार्डियोमायोपैथी बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी जो होता है उसके लिए हम लोग CRT देते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो अलग अलग कर रहा है। तो ये इंश्योर करता है साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन को, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है। तो अब हार्ट फेलियर में तुमको बताया ही थे, एक तो प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन था और एक था तुम्हारा रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। प्रिजर्व वाला कब होता था, जब फाइब्रोसिस हो जाए, माइलोइडोसिस हो जाए, हीमोक्रोमेटोसिस हो जाए या फिर हाइपरटेंशन हो। तो इसमें सर्वाइवल बेनिफिट कौन देता था, आर्नी देता था, AC इनिबिटर देता था, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट था। और रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन में क्या था, तो रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन में कोई भी रीजन जिसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है हार्ट की कम हो गई है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40% है, तो इसमें क्या कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गया, इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी, कॉक्साकी बी वायरस हो गया, छगास डिजीज हो गया। तो इसकी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, LMNOP करते हैं। LMNOP अगर पल्मोनरी एडेमा हो चुका है तो उसके लिए LMNOP लैसिक्स देते हैं, मॉर्फिन देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और पोजिशनिंग करते हैं। और दूसरा अगर पंप फेलियर है, अगर पंप नहीं कर पा रही है तो उसके लिए वैसोप्रेशर देते हैं, ठीक है। वैसोप्रेशर में डोब्यूटामिन वगैरह देते हैं, ठीक है, वो सब दे देंगे। उसके बाद और क्या क्या दे सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे। लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर देना है हमको तो आर्नी दे सकते हैं या फिर आर्नी और स्पाइरोलेक्टोन भी दे सकते हैं। इन सबसे काम नहीं करता है तो फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वही CRT करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी वो करते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब आते हैं हाइपरटेंशन पे। तो देखो हाइपरटेंशन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो नॉर्मली जो फॉल होता है ना BP का, वो कितना होता है, वो रात में 10 to 20% फॉल होता है, ठीक है। तो ये बस यही बता रहा है कि नॉर्मल देयर इज फॉल इन BP एट नाइट व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स, ठीक है, उसको नॉक्टर्नल डिप कहते हैं। 10 to 20% फॉल होता है। द BP वैल्यूज आर हायर एट 12 नून, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डायरनल वेरिएशन। एमुलेटरी BP रिकवरी फॉर नॉर्मल पर्सन जो होता है वो हाइपरटेंशन में जो ब्लू ट्रेसिंग करते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल में तुम कर रहे हो BP रीडिंग तो वो ब्लैक ट्रेसिंग होगा, और हाइपरटेंसिव पेशेंट में करोगे तो उसको ब्लू ट्रेसिंग कहते हैं। इन अ पेशेंट विद गुड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन अक्यूट कंजेस्टिव सिंड्रोम का चांस 25% कम हो जाता है, स्ट्रोक का चांस 30% कम हो जाता है, और हार्ट फेलियर जो होता है टू बी डिक्रीज बाई 50%, ठीक है। तो अब आते हैं हाइपरटेंशन के अलग अलग स्टेजिंग पे। तो उसमें प्री हाइपरटेंशन जो होता है वो 120 to 130, 120 to 140 से लेके 80 to 90 तक होता है, वो प्री हाइपरटेंशन होता है। स्टेज 1 बोलते हैं जब 140 to 160 होगा और ये 90 to 99। तो मतलब डायस्टोलिक वॉल्यूम में तुम 10-10 बढ़ाते जाओ और जो सिस्टोलिक है उसमें 20-20 बढ़ाते जाओ। और फिर स्टेज 2 बोलेंगे जब मोर देन 160 से लेके मोर देन 160/100 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग स्टेज 2 बोलेंगे। तो प्री हाइपरटेंशन स्टेज 1 स्टेज 2। प्री हाइपरटेंशन हो गया तुम्हारा 120 से लेके 140 तक और 80 to 90 तक। स्टेज 1 हो गया 140 to 160 तक और 90 to 100 तक, और मुझसे
ज़्यादा हुआ तो वो हो जाएगा स्टेज 2 हाइपरटेंशन। मोस्ट कॉमन कॉज हाइपरटेंशन का क्या होता है, तो इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है जो अपने आप हो जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन का बोलेंगे तो रीनल कॉज होता है, ठीक है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मिल सकती है। कंजेस्टिव कार्डियोवैस्कुलर कॉज ऑफ अगर हाइपरटेंशन पूछा जाए, कॉन्जेनाइटल कॉज, तो कॉन्जेनाइटल कॉज में कोआक्टेशन ऑफ अओर्टा आता है, इसमें दोनों लिम्स में अलग अलग हार्ट रेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद बीपी में देखोगे तो कार्डियक आउटपुट इनटू पल्मोनरी रेसिस्टेंस जो होता है वो होता है हमारा बीपी, ठीक है। तो बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेसिस्टेंस, ठीक है, नॉट पल्मोनरी, पेरिफेरल रेसिस्टेंस। अनइक्वल बीपी अगर लेफ्ट और राइट साइड में मिल रहा है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, तो देखो सिंपल है। अनइक्वल बीपी अगर दोनों साइड मिल रहा है तो एक तो टकायासु आर्टराइटिस हो सकता है, सुप्रावल्वुलर ऑर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है, कोआर्टेशन ऑफ अओर्टा हो सकता है, और ऑर्टिक डिसेक्शन भी होगा, यहाँ पे दिया नहीं है बट ऑर्टिक डिसेक्शन जो होता है वो भी होता है। सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन में क्या हो सकता है, तो रीनल पैनलकामेट डिसऑर्डर हो सकता है, रीनोवैस्कुलर कॉज हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो सकता है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, एंडोक्राइनोलॉजिकल कॉज जैसे हाइपोथायरॉइडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म हो गया। न्यूरोलॉजिक कॉज में क्या हो सकता है, तो रेज्ड आईसीपी है, पोरफायरा है, लीड पॉइजनिंग है। मेंडेलियन कॉज में क्या हो सकता है, तो उसमें लिडल सिंड्रोम हो सकता है, गॉर्डन सिंड्रोम हो सकता है। लिडल सिंड्रोम में ओवर एक्टिविटी हो जाती है एपिथेलियल सोडियम चैनल की, तो इसलिए इसमें ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, अमाइलोडाइड देते हैं। और गॉर्डन सिंड्रोम में क्या होता है, गॉर्डन सिंड्रोम में गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है, जो सोडियम क्लोराइड चैनल होता है डीसीटी पे, उसका गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है। हाइपरटेंशन ड्यू टू मोर सोडियम क्लोराइड का रिटेनिंग, ठीक है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गया, वहाँ पे भी हाइपरटेंशन होता है। वहाँ पे क्या होता है, इन किडनी कॉजेज डिक्रीज इन जीएफआर, तो उससे रेनिन का लेवल बढ़ जाता है, तो उससे हाइपरटेंशन होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा में MEN2A MEN2B VHL NF1 ये सब जो होता है एसोसिएटेड, और 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी हो गया, और 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी हो गया, तो इन सब में भी तुम्हारा क्या मिलेगा, हाइपरटेंशन मिलेगा। वर्कअप पर न्यूली डायग्नोस हाइपरटेंशन जो होता है, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, ब्लड शुगर देखते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं, TSH वगैरह देखते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए डैश डाइट देते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना होता है। इफ द पेशेंट इज हाइपरटेंशन डिस्पाइट द लाइफ स्टाइल देन स्विच टू ड्रग, पहले हम लोग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे फिर भी होता है। अब इसमें ना तुम ये था कि अगर यंग पेशेंट है तो उसमें ACE इनहिबिटर देते हैं, और या फिर ARB दे सकते हो, ठीक है। और अगर ओल्ड पेशेंट होता है मोर देन 55 का, तो उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन जो होता है वो अनकंट्रोल हाइपरटेंशन विद 3 क्लासेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव होता है, तो उसको रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, 3 से अगर ज़्यादा हो गया तो। यूज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स फॉर वेरियस सिनारियोज में क्या है, तो ACE इनहिबिटर जो होता है अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम पोस्ट MI में यूज़ करते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में यूज़ करते हैं, इस्केमिक नेफ्रोपैथी में यूज़ करते हैं, और हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है तो वहाँ पे ACE इनहिबिटर करते हैं। बीटा ब्लॉकर कहाँ करते हैं, तो स्टेबल एंजाइना था वहाँ पे करते हैं, और CHF ड्यू टू सिस्टोलिक मालफॉर्मेशन वहाँ पे भी करते हैं, इवन फिब्रिलेशन में भी रेट रिदम कंट्रोल करने के लिए करते हैं, ठीक है। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो होता है वो कहाँ यूज़ करते हैं, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन है तो वहाँ पे हम करते हैं तुम्हारा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट को, और आर्नी को भी करते थे वहाँ पे, ठीक है। उसके अल्फा ब्लॉकर जो होता है वो हाइपरटेंशन हैविंग BPH है तो उसमें कर सकते हो, फियोक्रोमोसाइटोमा में कर सकते हो, ठीक है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी में क्या फ़र्क होता है, तो हाइपरटेंशन अर्जेंसी बोलते हैं जब प्रेशर जो है वो मोर देन 220/125 mm, बट कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी नहीं है, बस अर्जेंसी है। लेकिन अगर हाइपरटेंशन इमरजेंसी और क्राइसिस हो गया ना तो उसमें टारगेट ऑर्गन डैमेज मिलने लग जाता है। गोल क्या होता है हमारा, MAP जो होना चाहिए हमेशा रिड्यूस हो जाना चाहिए 25% विद इन 2 आवर्स, और मेंटेन BP 160/100, ठीक है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कब बोलते हैं, जब फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस कॉजेज इन वेसल्स सप्लाइंग वेरियस पार्ट्स इन द बॉडी एंड द मोर्टेलिटी रेट जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है उसके कारण फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होता है, जैसे रेटाइना है तो उसमें पेप्टिडेमा हो जाएगा, ब्रेन है तो इंसेफेलोपैथी हो जाएगा, किडनी है तो KFT रीअरेंज हो जाएगा, और ब्लड वेसल्स में माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा क्या है, तो बता रहे कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो भी बहुत बड़ा कॉज करता है, वो करने के लिए। अब मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या दोगे, तो लेबेटोलॉल दे दोगे, निकार्डिपिन दे दोगे, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दोगे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड दे दोगे, इनाल प्रिलेट दे दोगे, ACE इनहिबिटर्स गिवन IV रूट से अगर देते हैं, इनाला प्रिलेट इकलौता से ऐसे मटेरियल होता है जो कि IV रूट से दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद उसमें प्रेशर जो होता है, इन पेशेंट विद एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक है तो उसमें हाइपरटेंशन है तो जो होता है वो मोर देन 180/110 होता है, तो उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड देते हैं, ठीक है। कैंडिडेट विद थ्रोम्बोलिसिस है तो उसमें तुम्हारा क्या देंगे, उसमें भी प्रेशर जो होता है वो ऐसे ही मोर देन 185/110 होता है, तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें थ्रोम्बोलिसिस जो होता है वो फैटल होता है। कभी भी थ्रोम्बोलिसिस नहीं करते कहाँ कहाँ पे, तो अगर किसी को तुमको पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरटेंशन, MI, अनस्टेबल एंजाइना, अक्यूट डिकम्पनसेटेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। और इन पेशेंट ऑफ एंट्रोजेनोजिक क्राइसिस इन फियोक्रोमोसाइटोमा वहाँ पे नाइट्रोक्लोराइड इज यूज विद फेंटोलामिन के साथ यूज़ करते हैं, बस ये हो गया।
अब आते हैं सिम्टोमेटिक ब्रैडीकार्डिया विद पल्स। सिम्टोमेटिक ब्रैडीकार्डिया कब बोलते हैं, जब प्रेशर जो कट ऑफ होता है ना तुम्हारा, वो कितने से कम हो जाए, जो हार्ट रेट जो है ना वो 50 to 60 बीट से कम हो जाए, ठीक है। कट ऑफ जो होता है वो 60 बीट्स पर मिनट होता है। तो उसमें सिम्टोमेटिक पेशेंट में डिजीनेस होगा, बीपी फॉल कर रहा होगा, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, पल्मोनरी कंजेशन मिलेगा, चेस्ट पेन होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, तो पेशेंट का एयरवे देखते हैं, असिस्ट करते हैं, ब्रीदिंग को मॉनिटर करते हैं, SpO2 को IV एक्सेस करते हैं। एक परफ्यूजन जो है वो अगर परफ्यूजन जो है वो हो रहा है तो उसमें नॉर्मल में कीप पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन, और अगर लो है तो इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, तो ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग करते हैं, ठीक है। बेस्ट मेथड होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रोड जो होता है बिलो राइट क्लैविकल रखते हैं, और सेकेंड इलेक्ट्रोड जो होता है वो एक्सिला के पास रखते हैं, फिर उसमें पैड्स लगा देते हैं। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो IV एट्रोपिन देते हैं 0.5 mg, इसके अलावा एपिनेफ्रिन का ड्रिप लगा दो, ठीक है। और क्या करेंगे, और तुम्हारा डोविटामिन और ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हार्ट ब्लॉक पे। तो हार्ट ब्लॉक तुमको पता ही है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। अब आते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ पे। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में सबसे पहले तो नडाज क्राइटेरिया था। नडाज क्राइटेरिया मेजर क्राइटेरिया था, माइनर क्राइटेरिया था। मेजर क्राइटेरिया में क्या था कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर मिलेगा, तुम्हारा साइनोसिस होगा, डायस्टोलिक मर्मर मिलेगा, सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा, और सिस्टोलिक मर्मर ग्रेड 3 का मिलेगा, ठीक है। और अगर माइनर क्राइटेरिया पूछा तो माइनर क्राइटेरिया में जो सिस्टोलिक मर्मर होता था वो ग्रेड 1 और 2 जो होते हैं ना, वो तुम्हारे किस में आते हैं, माइनर क्राइटेरिया में आता है। मेजर क्राइटेरिया में अगर सिस्टोलिक मर्मर ग्रेड 3 से ज़्यादा होगा तो वो तुम्हारा मेजर क्राइटेरिया में आएगा। इसके अलावा एबनॉर्मल S2 हो गया, ECG, चेस्ट एक्सरे, BP, तो 1 मेजर 2 माइनर क्राइटेरिया जो होगा वो इसको डायग्नोसिस के लिए यूज किया जा सकता है। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट पे आता है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में डिफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में वही सब पल्मोनिक स्टेनोसिस, क्योंकि तुमको पता है एंटीरियर शिफ्टिंग हो जाता है, जो स्पायरल जो वो सेप्टम आता है उसका एंटीरियर शिफ्टिंग हो जाता है, उसके कारण होता है ना। तो उसके आगे की तरफ क्या होता है, आगे की तरफ पल्मोनरी आर्टरी होती है, तो वो स्टेनोसिस हो जाते हैं, बीच की तरफ ओर्टा होता है, तो ओवर राइडिंग ओर्टा हो जाता है। कॉन्सेंट्रिक क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा, क्योंकि स्टेनोसिस हो गया पल्मोनरी का, तो इसलिए वहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। अगर टेट्रालॉजी की जगह ट्रायोलॉजी लिखा होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें तुम्हारा इस पल्मोनिक स्टेनोसिस मिलेगा, वेंट्रिकुलर उसमें और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मिलेगा, और तुम्हारा ASD मिलेगा, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ASD और पल्मोनिक स्टेनोसिस होगा। और पेंटोलॉजी में क्या हो जाएगा, तो उसमें ASD ऐड हो जाएगा। सेंट्रल साइनोसिस ऑफ बॉडी जो होता है ना, अगर डे 0 पे आ रहा है तो ये TGA को बताता है कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। अगर सेंट्रल साइनोसिस जो है वो अगर डे 7 पे आ रहा है तो वो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। TGA है तो 0 भी साइनोसिस आ जाएगा, और टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है तो 7 डे पे आएगा। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, तो एल्प्रोस्टाडिल देते हैं। एल्प्रोस्टाडिल जो होता है वो मेंटेन करके रखता है प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, जो कि मेंटेन करके रखता है डक्टल पेटेंसी को, ठीक है। तो वो अपने के लिए अपने को चाहिए होता है। इसमें टेट स्पेल मिलता है, हाइपोसाइनोटिक स्पेल होता है, क्योंकि पेशेंट जो होता है ना वो साइनोज रहता है, तो उसमें लिप्स ब्लू हो जाते हैं, मर्मर जो होता है इसका सॉफ्टर हो जाता है। उसके बाद इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टेट स्पेल्स इंटेंसिटी मर्मर जो होता है बिकम्स लेस, मर्मर विल बिकम सॉफ्टर। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो नीचे पोजिशन में डाल देंगे, मॉर्फिन देंगे, सोडा बाइकार्ब देंगे, मिथोक्सामेन देंगे, ठीक है। उसके टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो होता है उसका क्लिनिकल फीचर मोस्ट कॉमन क्या होता है, कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज होगा, और तुम्हारा सेंट्रल साइनोसिस डे 7 पे आता है, और कुछ भी नहीं, क्लबिंग मिलेगा, शंट मर्मर मिलेगा, फ्लो मर्मर मिलेगा, और तुम्हारा पैरास्टर्नल हीप मिलेगा ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का तुम्हारा पल्मोनरी और लीगीमिया होता है इसमें, और क्या होता है, राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट होता है, कॉनिन साबुट अपीयरेंस मिलता है। ट्रीटमेंट में एल्प्रोस्टाडिल देंगे, एक ही चीज़ को बार बार लिखा हुआ है। अब आता है ट्राइकास्पिड स्टेनोसिस में, इसमें सेंट्रल साइनोसिस डे 0 पे इसमें भी मिल जाता है, और डेथ जो होता है वो डे 7 पे हो जाता है। तो सेंट्रल साइनोसिस जो है वो TGA भी पढ़े थे, और अभी ट्राइकास्पिड अट्रेसिया में भी डे 0 पे मिल रहा है, और डे 7 पे इसमें डेथ हो जा रहा है, क्योंकि डे 7 पे उसमें जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट था उसमें डे 7 में मिल रहा था, ठीक है। S1 जो होता है उसमें लाउडर होता है, और S2 जो होता है वो नॉर्मल सुनाई देता है, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है। अब आते हैं यू कैन की पेशेंट अलाइव बाय गिविंग एल्प्रोस्टाडिल। एल्प्रोस्टाडिल देने से क्या होता है कि वो तुम्हारा एक बीच में मीडियम बना देता है ना, वहाँ से फ्लूइड जो होगा मूव करते रहेगा, ठीक है। तो इसलिए पेंडेंसी को मेंटेन करके रखता है एल्प्रोस्टाडिल, ठीक है। उसके बाद डक्टल डिपेंडेंट पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन कौन से हो गए अभी तक पढ़े थे, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, TGA और ट्राइकास्पिड अट्रेसिया। अब आता है टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेन कंस्ट्रक्शन। तो उसमें एबनॉर्मल वेन आता है, और एबनॉर्मल वेन आके जो SBC से जुड़ गया, अगर SBC से जाके वो हो गया, नॉर्मली उसको ड्रेन होना चाहिए था लेफ्ट वेंट्रिकल में, बट वो जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में भी कहाँ कहाँ पे जा रहा है उसकी लोकेशन के बेसिस पे उसका टाइप होगा। अगर वो SBC में गया तो सुप्राकार्डिक बोलेंगे, राइट आर्टरी में गया तो कार्डिक बोलेंगे, और राइट आर्टरी में ना जाके IVC में गया तो इंफ्राकार्डिक बोलेंगे। लेकिन जाते तीनों राइट आर्टरी में ही है, किस किस के थ्रू जाए, उसमें डाउन क्लास अपीयरेंस मिलता है। चेस्ट एक्सरे पे देखोगे तो
टोटल एनोमलस पल्मोनरी स्टोमा एंड अपीयरेंस में रहता है। नियोनेट स्टॉक साइनोसिस डक्टल पेटेंसी मेंटेन बाय, इसमें भी एल्प्रोस्टेरिल, ठीक है। उसमें डक्टल डिपेंडेंट सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटरप्टेड ऑर्टिक आर्च, नियोनेट शॉक साइनोसिस, एल्प्रोस्टेरिल, माइनर माइट्रल अट्रेसिया, ऑर्टिक अट्रेसिया, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये डक्टल डिपेंडेंट सिस्टोलिक सर्कुलेशन जो होता है वो किस में होता है, तो ये डक्टल डिपेंडेंट सिस्टोलिक सर्कुलेशन जो होता है इसमें होता है। और डक्टल डिपेंडेंट पल्मोनरी सर्कुलेशन में टेट्रोलॉजी टीटी वाले थे, ठीक है। और डक्टल डिपेंडेंट सिस्टमिक सर्कुलेशन में कौन कौन से होंगे, तो इंटरप्टेड ऑर्टिक आर्च हो गया, माइट्रल अट्रेसिया हो गया, ऑर्टिक अट्रेसिया हो गया, तो ये सब तुम्हारे उसमें आएंगे। ट्रंकस आर्टेरियोसिस में क्या होता है, तो को ट्रंकल एबनॉर्मलिटी होता है। इसमें कभी भी एल्प्रोस्टेटिल नहीं देती क्योंकि इसमें हमको क्लोज कराना है ना, तो यहाँ पे हमको डक्ट को क्लोज करना है, तो ये उसके लिए होता है। इसमें पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन में बता रहा है कि कौन कौन सा होता है, तो TF हो गया, ट्राइगस्पिड, TGA, ये जो हो गया पल्मोनरी में होगा। सिस्टमिक माइट्रल अट्रेसिया, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, ऑर्टिक अट्रेसिया, इंटरप्टेड ऑर्टिक आर्च, ठीक है। डक्टल डिपेंडेंट सर्कुलेशन जो होता है, टोटल एनोमेलस पल्मोनरी। डक्टल इंडिपेंडेंट में कौन कौन सा होता है, तो कावासाकी जो कि इसमें है ही नहीं, ट्रंकस आर्टेरियोसिस, टोटल एनोमेलस पल्मोनरी वेन कॉन्स्ट्रिक्शन। अब आते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स और वाई पे, एक्स और जेड पे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स जो होता है ना, उसमें सेंट्रल पिटल ओबेसिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण हार्ट डिजीज़ होने का चांस होता है क्योंकि वहाँ पे विसरल फैट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है, और इसका जो एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस होता है ना, उसको हम मेजर करते हैं, तो फीमेल में मोर देन 80 सेंटीमीटर होगा और इंडियन मेल में मोर देन 90 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और इंसुलिन रेसिस्टेंस जो हो जाता है बढ़ जाता है, तो फास्टिंग ब्लड शुगर जो होगा वो हमेशा 125 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। एक पेशेंट जो है वो अगर मेडिकेशन में और हाइपरग्लाइसीमिया कंपोनेंट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। पेरिफेरल हाइपरटेंशन मिलेगा, जैसे कि प्रेशर जो होगा 130/85 से बढ़ जाएगा। ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं, वो मोर देन 150% होता है। और एसडीएल जो होता है लेस देन 40 mg होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलडी याद रखने के, एलडीएल जो होता है वो इसका पार्ट नहीं होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मिलेगा, ठीक है। कटअप जो होता है 10 सेकंड का देखते हैं, उसमें 5 एपिसोड्स पर आवर मिलने चाहिए। एलडीएल इज नॉट कंपोनेंट ऑफ बोथ सिंड्रोम एक्स एंड सिंड्रोम जेड, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब ठीक है, ठीक है।